से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं सिल्लीगुड़ी, जहां से दीपक टेकरीवाल साहब जुड़े हुए हैं। दीपक साहब नमस्कार। सर मेरे दो सवाल है, एक इंडिविजुअल रिलेटेड है और एक एचयूएफ रिलेटेड है। पहला काम इंडिविजुअल रिलेटेड सवाल पूछ लीजिए आप, फिर आपको एचयूएफ के पास आऊंगा। इनकम 2.5 लाख से कम है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है, तो क्या उसका आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है? एक मेरा ये सवाल है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, पहले ये सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर दूसरे पे जाएंगे। देखिए, इसमें जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस होती है, वो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर आपकी इनकम होती है तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको देखना है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो चाहे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हो इनकम, आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। जिसमें आपका बिजली का बिल अगर आप पे कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा, आपका फॉरेन ट्रैवल है 2 लाख से ज़्यादा, ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर भरनी कंपलसरी हो जाती है। भले टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से चाहे आपकी जीरो इनकम है, लेकिन अगर आपने ये खर्चे किए हैं, आपके बैंक में उतने कैश डिपॉजिट्स हैं, आपका बिजली का बिल आप पे कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा, आपका फॉरेन ट्रैवल है, आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है, चाहे आपकी कोई भी इनकम ना हो। अब मान के चलते हैं कि आप इन किसी भी कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, लेकिन आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी नीचे है और आपका लेकिन सिर्फ कैपिटल गेन हुआ है, जो आप रिपोर्ट करने के लिए ज़रूरी आपके लिए है कि नहीं। अब ये कैपिटल गेन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, बट एडवाइजेबल ये है क्योंकि आपको कैपिटल गेन इनकम हुई है, आपके एआईएस में उसकी रिपोर्टिंग हुई होगी, छोटी सी रिटर्न आपकी बनेगी, आई थिंक आप भर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, स्पेशली जब आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है उस साल में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें कोई डर की बात तो है नहीं। अगर आप आईटीआर भरेंगे तो आप सेफ ही रहेंगे। ऑल्दो अगर आपके ये सारे क्लॉजेस फुलफिल नहीं होते हैं तो कंपल्शन नहीं है आईटीआर भरने की, बट मेरी एडवाइस है कि आप दीपक जी, आपकी जो अभी कंडीशन है, जो शर्तें आपने बताए, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है आपको आईटीआर फाइल करें। मेरे फादर का एचयूएफ बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे फादर अभी अलाइव नहीं है, बट उसका कर्ता मैं हूँ, ठीक है। तो अभी उस एचयूएफ में जो इनकम है वो बेसिकली कैपिटल गेन का ही इनकम होता है और कोई दूसरा इनकम नहीं होता है। तो वो जो इनकम है वो मेरे इनकम के साथ क्लबिंग होगा या फिर वो एचयूएफ का इनकम माना जाएगा? नहीं, आप अब कर्ता बन चुके हैं एचयूएफ के। आप अपने जो बैंक में आप इंटीमेट कर दीजिए कि आप इस एचयूएफ के अब कर्ता हैं। उसमें बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि आपके फादर का डेथ सर्टिफिकेट, और आपसे कुछ फॉर्म शायद साइन कराए जाएंगे। उसके बाद आप एचयूएफ के कर्ता बन जाएंगे। जो एचयूएफ होती है वो एक अलग आइडेंटिटी होती है, उनका एक अलग पैन नंबर होता है। क्लबिंग उस केस में होती है जहां पे जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने सोर्सेज ऑफ फंड से एचयूएफ को पैसा दिया है और एचयूएफ ने उस पैसे से कोई इनकम अर्न की है। लेकिन क्योंकि ये एचयूएफ पहले से चलती आ रही है, ये जो इनकम थी ये पहले एचयूएफ के हेड में टैक्स हो रही थी, लेकिन अगर ये पहले आपके फादर के नाम से क्लब हो रही थी, यानी कि उनकी इनकम में क्लब हो रही थी, फिर अलग बात है। बट अगर ये एचयूएफ की ही इनकम है तो पहले भी एचयूएफ में थी, अभी भी एचयूएफ में है, आप अपनी लेकिन जो कंप्लायंस है वो पूरी कर लीजिए और आप अपनी जो कर्ता होने की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए और आपको कोई भी क्लबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा दीपक जी। अब चलते हैं पुणे, जहां से राजीव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मैं डिफेंस में जॉब करता हूं और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो अभी हमने अपनी वाइफ के नाम पे 5 लाख रुपया एज ए गिफ्ट उनको दिया है और उस गिफ्ट अमाउंट को वाइफ ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और म्यूचुअल फंड से वहां से गेन हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो हमने वाइफ को गिफ्ट दिया है वो आईटीआर में कहाँ पे दिखाना है, वाइफ के आईटीआर में कहाँ पे दिखाना है? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि इंटरेस्ट फ्री लोन भी जो दिया है वाइफ को, उसको भी आईटीआर में कहाँ पे शो करना है? और तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो गेन हुआ है उस गेन को मैं अपने इनकम में क्लब करूंगा, तो मैं जब अपना आईटीआर भरूंगा तो उसको शेड्यूल एसपीआई में दिखाऊंगा, लेकिन वाइफ के आईटीआर में उसको कैसे शो करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी वो तो मेरे अकाउंट में मेरे साथ वो क्लब होगा। तो डाउट ये 3 मेरे क्वेश्चन है सर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों को में कंफ्यूजन होता रहता है।
तो इसको एक एक करके समझते हैं। पहले गिफ्ट का समझते हैं और आपकी वाइफ की आईटीआर, फिर लोन को समझते हैं आपकी और आपकी वाइफ की आईटीआर। तो जो गिफ्ट आपने अपनी वाइफ को दिया है उसमें डेफिनेटली क्लबिंग होगी। जो 5 लाख रुपए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए हैं, जब उस रिडेम्पशन करेंगे उस म्यूचुअल फंड्स का, जो भी गेन होगा वो आपकी इनकम में क्लब होगा। अब जो गिफ्ट आपने अपनी वाइफ को दी है वो कैपिटल रिसीट है वाइफ के लिए। वाइफ को उसको अपनी आईटीआर में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि दिखाना चाहें तो एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं, अदरवाइज लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल रिसीट दिखाने के लिए। आपको अपने रिटर्न में दिखाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड है, अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ड्राइंग्स का पार्ट बनेगा, उसकी एक अलग आपकी वो अकाउंटिंग का पार्ट होगा, वो आप अलग से देखेंगे। अदरवाइज रिटर्न में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोन को देखें तो लोन थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि आप जब वाइफ को लोन दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप जब लोन देंगे आपको एक लोन एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं तो गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगी कि आपने इंटरेस्ट फ्री दिया है। डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट फ्री किस लिए दिया गया है और उसको वो इनकम तो इंटरेस्ट फ्री देंगे, लेकिन फिर आप गिफ्ट दीजिए, फिर आप वाइफ से पैसे वापस भी नहीं लेने चाहिए। लड़ाई लड़वाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो जब आप इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं तो फिर आपको उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि उस केस में फिर आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी। जो इनकम वाइफ कमा रही हैं वो सारी आपकी इनकम में क्लब होगी। एक तरह से मान के चलिए ये भी गिफ्ट ही हो गई, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अगर आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं तो भी ऐसा ही होगा, और अगर आप एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। वाइफ आपको इंटरेस्ट देंगी, आप उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में दिखाएंगे और वाइफ आपको लोन जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट आप डिसाइड करेंगे उस हिसाब से पे करेंगी। जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है वो आपको अपनी आईटीआर में दिखानी होगी। अगर आप बिजनेस वाली रिटर्न फाइल करते हैं तो ये जो लोन है ये आप अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे कि आपने ये उनको लोन दिया है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए कि सबसे पहले उन्हीं से राजीव जी से पूछते थे, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। राजीव जी, कोई कन्फ्यूजन है? मैम ये चीज बता दीजिए, जो गेन हुआ है जो मेरे इनकम के साथ वो जो क्लब हो रहा है वो तो मैं अपने आईटीआर में दिखा दूंगा आपका शेड्यूल एसपीआई में, लेकिन वाइफ का जब आईटीआर 2 भरूंगा उसमें गेन के लिए तो वो एआईएस में उनका गेन आया हुआ है, तो उसको कैसे हम वहां पे हैंडल करेंगे आईटीआर 2 में वाइफ के अकाउंट में? वाइफ के अकाउंट में आप उस गेन को नहीं दिखाएंगे। उसमें एक क्लबिंग का कॉलम होता है, उसमें आप दिखाएंगे कि ये आपका क्लब हो गया है। वाइफ के उसमें ये गेन बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। और दूसरा, आपका जो एआईएस होता है, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग हुई है आपकी एआईएस में दिखा रहा है, तो उसमें आप एक फीडबैक का कॉलम भी होता है, उसमें दिखा दीजिए कि ये आपका जो रिपोर्टिंग है ये आपकी क्लब हो रही है। तो आप वो फीडबैक देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली आजकल वो फीडबैक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वहाँ पे भी कर देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। राजीव जी, सब कंफ्यूजन दूर? मैम एक छोटा सा और क्वेरी है। मेरे दो बच्चे हैं, तो उनके नाम पे हमने ऑलरेडी आपका माइनर डीमैट अकाउंट ओपन करके और उसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए। अगर वो मेजर हो जाते हैं, मेजर होने के बाद उसको रिडीम करेंगे तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए, जब आप बेसिकली ये भी एक तरह से क्लबिंग होती है माइनर के केस में, बट अगर वो मेजर हो जाते हैं और तब वो क्लेम करते हैं तो उस केस में तो उन्हीं की इनकम बनेगी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जो ओरिजिनल उनका चलता आ रहा है वो लिया जाएगा। बट जो सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपका है। तो अगर मीनवाइल आपने उसमें से कुछ भी रिडेम्पशन करी जब तक वो माइनर हैं तो वो सारी जो इनकम है वो आपकी इनकम में आपको दिखानी ज़रूरी है। चलिए, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे राजीव जी। ऐसे ही हम संपर्क करेंगे आपसे और टैक्स गुरु से सीधा आपकी बातचीत करवाएंगे, आपके सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बीच शुभम बंसल जी का फ़ोन आ चुका है नई दिल्ली से। शुभम साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके? सर, मैं जानना चाहता था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसने कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं जो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होते हैं, तो उस पे जो टैक्स लायबिलिटी है उसके हिसाब से उन शेयरों या म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट क्या मानी जाती है? जो ओरिजिनल बायर ने खरीदी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो कॉस्ट मानी जाती है,
या फिर जो उस ओरिजिनल बायर की डेथ के डेट पे जो उनका रेट था वो नए बायर के लिए कॉस्ट मानी जाएगी? देखिए, जब आप कुछ भी इनहेरिट करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, आप शेयर्स इनहेरिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, कोई भी एसेट जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, उस केस में क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है, तो जिन्होंने पे किया था उन्होंने जब पे किया था और जितना पे किया था, जो ओरिजिनल बायर ने जो लिया था जितने पे, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। लेकिन इसमें हर एसेट का 2-3 चीज़ें आपको देखनी है हर एसेट के लिए। अगर प्रॉपर्टी की है तो अगर और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है तो हम 2001 की वैल्यू ले लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स की बात कर रहे हैं और आप अगर ये शेयर्स बहुत पुराने हैं, 2018 से पहले के हैं, तो इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली तो पुराने ओनर की जाएगी जो प्रीवियस ओनर है, लेकिन आपको 2018 के केस में ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप अगर एज ऑन 2018 जब हमारा बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद के दिन का जो रेट है उसका रेट अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रेट ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं होता था। तो शेयर्स के केस में आपको ये देखना होगा, एक कंपैरिजन बनाना होगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रीवियस ओनर की वो ज़्यादा है या 2018 की वैल्यू ज़्यादा है। दोनों में से जो भी ज़्यादा है आप वो कॉस्ट ले लीजिएगा, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन का कोई भी रेट आपको लेना नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी यहाँ पे शुभम जी। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि क्या हाउस वाइफ या स्टूडेंट के लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है क्या, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।